निरंतर परिवार में आप सब लोग का स्वागत है। मैं एस एल वर्मा। आज मैं हरिओम कुमार यादव का परिचय कराने जा रहे हैं, जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं और आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी हिंदी के पद पर आप चयनित हुए हैं और जिला झांसी आपको विद्यालय मिला है। तो आप सुबह 9 से 11 बैच में पढ़ा करते थे और हरिओम कुमार जी 2016 की भर्ती में भी आपने तैयारी किया। कुछ मानवीय भूल से आपके सिलेक्शन नहीं हो पाए, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छे अंकों के साथ आपके सिलेक्शन हुए हैं। हरिओम कुमार जी यादव जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं और अपना परिचय भी बताते हुए वो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। जो इन्होंने यूजीसी परीक्षा पास नेट और जेआरएफ हैं और इस बार उन्होंने जनरल रैंक ला करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और निरंतर परिवार का नाम रोशन किया आप। और जो आज हम लोग के बीच में हैं हरिओम कुमार यादव जी, जिनका परिचय आप स्वयं सुनेंगे। मैं हरिओम कुमार यादव, ग्राम सजना हमजापुर, आलापुर, अंबेडकर नगर का वासी हूँ। अपनी इस परिचय की कड़ी में सर्वप्रथम मैं गुरु वंदना करते हुए अपने संघर्षों के विषय में समस्त परीक्षार्थियों को अवगत कराना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अति मध्यम तो नहीं कह सकता हूँ, निम्न परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति उस लेवल की नहीं थी कि मैं जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ पहुँच सकता। मैं 2004 में हाई स्कूल, 2006 में इंटर दोनों ही प्रथम श्रेणी में, उसके बाद 2007 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक करने के लिए प्रवेश परीक्षा दिया। उसमें पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा तीसरा रैंक आया, लेकिन आर्थिक विपन्नता के कारण मुझे बीच सत्र में ही यहाँ अपनी शिक्षा छोड़ करके घर वापस होना पड़ा। उसके बाद घर के ही गांव के ही पास में महाविद्यालय से स्नातक किया। पुनः मैं 2011 में बीएड का एंट्रेंस दिया, उसमें भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला। उसके बाद बनारस से मैंने बीएड किया। फिर बीएड करने के बाद मैं 72,000 में टेट का एग्जाम दिया, उसमें भी मेरा ठीक ठाक स्कोर रहा। ये हुआ कि हो जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने वहीं आलापुर रामनगर में एक इंटर कॉलेज, जिसका नाम है जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर अम्बेडकर नगर, उसमें शिक्षण कार्य करना शुरू किया। लगभग 6 वर्षों के शिक्षण कार्य करने के पश्चात मुझे लगा कि यह स्थान मेरे लिए उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि सब कुछ रहने के बाद भी जैसे अपने अपने आप को ठगा ठगा महसूस करता था। एक अपना ही भाई कुछ ऐसा शब्द बोला कि जिसका प्रत्युत्तर मैं दे ना सका, जिसका कारण मैंने स्वयं को समझा कि ये मेरा खुद का कार्य है, जिसके कारण मुझे इस प्रकार से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। उसके बाद मैं विद्यालय गया और हमारे प्रधानाचार्य जी थे श्री राजेंद्र सिंह जी, उनको हमने रिजाइन अपना लिख करके दिया। तो उन्होंने कहा, हरिओम ये क्या कर रहे हो तुम, काहे ऐसा अचानक निर्णय ले रहे हो? हमने कहा, सर मुझे अब प्राइवेट सेवा नहीं देना है और मैं 5 साल के लिए अवकाश चाहता हूँ। यदि मुझे प्राइवेट सर्विस करनी होगी तो मैं पुनः जय बजरंग को ही चॉइस करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा, एक बार सोच लो। हमने कहा, सर हमने सोच लिया है, अब इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद हम 4 बजे विद्यालय से घर वापस आते हैं। पुनः लगभग 4:30 बजे अपने एक रिश्तेदार के पास फ़ोन करते, चूँकि उनका इलाहाबाद आना जाना लगा रहता है। तो हमको लगा कि आज इनको जाना है, तो उन्होंने कहा हाँ चलना है, शाम को 7 बजे निकलेंगे। फिर मैं कहा ठीक, हमको भी लेते चलिएगा। फिर उसके बाद उन्हीं के साथ हम इलाहाबाद आए। लगभग 11:30 बजे इलाहाबाद पहुँचे। फिर उनके यहाँ रात भर रुके और फिर सुबह 9:30 बजे हम सलोरी आ गए। एक मित्र के यहाँ रुके 24 तारीख को। फिर 25 अक्टूबर को हमारे एक मित्र थे, उनका भी टीजीटी में चयन हुआ है, रणजीत वर्मा जी, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने से हमने कहा कि भाई कहीं रूम वूम बताओ या कोई पार्टनर वार्टनर हो तो उसको दिलाओ, क्योंकि मैं अकेले तो रह नहीं सकता हूँ, इतना खर्च आएगा। तो फिर उनके मौसी के लड़के थे पवन वर्मा जी, उनका भी टीजीटी में चयन हो चुका है सोशल से, तो वो मिले। उसके बाद 25 तारीख को हम दोनों लोग पार्टनर के रूप में यहाँ भुलई की पूरा सलोरी में रहना शुरू किए। उसके बाद तैयारी शुरू हुई। फिर करीब 15-20 दिन के बाद ये सोचने लगे कि यार क्या करें, ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अकेले तो मैं संघर्ष कर चुके हैं लेकिन कोई मुकाम तो मिला नहीं। तो फिर वही रणजीत वर्मा जी से पूछे कहाँ जाते हैं आप, चूँकि उनका भी सब्जेक्ट हिंदी ही था। तो उन्होंने बताया कि
निरंतर में हम जाते हैं, वर्मा जी हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने कहा चलो भैया हम भी चलते हैं। फिर उसके बाद गए तो थोड़ा सा चूँकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा व्यक्ति के लिए घातक होता है। और विषय पर वैसे भी कुछ अपने, चूँकि वहाँ की जो आज तक हमारी टोली रही उसमें सबसे सुपर गिने जाते थे, उसका दम अंदर था ही। और उसी के चक्कर में 2016 वाले टीजीटी जो है लगभग वही 2-2.5 महीने पहले प्राथमिक आ गया। और ये हुआ कि उसको तो पढ़े ही लाओ, प्राथमिक देख लेते हैं चूँकि इसमें कुछ लगना उगना नहीं है और आराम से हो जाएगा। और फिर और तो तैयारी पहले से है ही, और उसी चक्कर में ना प्राथमिक में हुआ और ना ही टीजीटी में हुआ, चूँकि उसमें भी स्कोर अच्छा था लेकिन गुणांक अच्छा नहीं बन पाया जिसके कारण बाहर हुए। और फिर टीजीटी में भी चयन नहीं हो पाया, 114 या 15 क्वेश्चन हुआ, 8 क्वेश्चन कॉमन हुआ, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद सारी नशा उतर गई वहीं। फिर काफ़ी भी मन में त्रुटि हुआ कि मैंने तो जवाब कुछ नहीं दे पाया। पुनः एलटी का उसके बाद एग्जाम हुआ, एलटी में भी क्वेश्चन तो अच्छे किए थे लेकिन ज़्यादा करने के चक्कर में रुक गए, क्योंकि 139 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जिसके कारण हमको लगता है कि हमारा 92-93 ही क्वेश्चन सही हुआ और उसमें भी रिजल्ट में सम्मिलित नहीं हो पाए। पुनः कुछ मित्र निकल गए और उसके बाद लगभग 8-10 लोग बचे थे उस बैच के। अब ये शर्म लगती थी कोचिंग में कैसे जाएं, क्या कहें, अभी सब पूछेंगे यार तुम कैसे रह गए, क्या है क्या नहीं है, किसको किसको उत्तर दें। फिर हमने कहा यार चलना तो पड़ेगा ही, बिना चले तो कुछ तो होगा नहीं। फिर आए, उसके बाद तन्मयता के साथ पुनः पढ़ना शुरू किया और लगभग हमको लगता है कि नाटक से हमने शुरू किया था और यही एकांकी मतलब लघु विधा पर पहुँचे थे तभी लॉकडाउन लग गया और उस लॉकडाउन का हम लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया। और उसी में कहने का मतलब ये है कि जिस पिछली बार में तो हमने काफ़ी क्लास छोड़े थे, चूँकि ये लगता था यार सर से अच्छा तो हम भी जानते हैं यहाँ क्या है, और बार बार बीच में मतलब एक प्रकार से टीचर का मूल्यांकन किया करते थे कि वो हमारे लेवल का हम है कि नहीं है। तो इस प्रकार की विसंगतियाँ हमारे अंदर थीं और उसमें मतलब एक प्रकार से क्लास को उलझाने का प्रयास ये रहता था कि देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। तो फिर लेकिन जब दोबारा वापसी हुआ तो सारे वो जो दम्भ थे लगभग चूर चूर हो गए थे और खोखले होकर के आए। हमने कहा जब तक हम खोखले नहीं रहेंगे तब तक कुछ अंदर आएगा नहीं। और उसके बाद संघर्ष का दौर शुरू हुआ और सब कुछ ठीक ठाक रहा। और परीक्षा की डेट आई तो उसमें चूँकि गृह जनपद दिया, गृह जनपद देने के बाद हमको टांडा कौमी एकता इंटर कॉलेज परीक्षा सेंटर के रूप में मिला। और वहाँ भी दुर्भाग्य ही एक प्रकार से कहा जाएगा, मतलब इतना उस दिन बरसात हुई कि आप मान कर के लिए कमरे में डेस्क बेंच जो थी पानी को स्पर्श कर रही थी, पानी की सतह को, मतलब कमरे में लगभग 1.5 फीट पानी थे। हम लोग डेस्क पे बैठ करके एग्जाम दिए और उसमें 9:35-36 के लगभग पेपर मिला। पूर्ण से डिस्टर्बेंस का ही माहौल था, लेकिन सब ईश्वर की कृपा रही कि लगभग बहुत क्वेश्चन गलत हो गए थे आने वाले, तब भी 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए और जनरल में 567वीं रैंक मुझे प्राप्त हुई। और मेरा चयन जो है जनपद झांसी के श्री रघुनाथ दास बुंदेलखंड विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मऊ रानीपुर में हुआ और सब कुछ ठीक ठाक रहा गुरुजी के आशीर्वाद से। और प्रवक्ता में भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही हुआ था, लेकिन थोड़ा सा आयोग की गलती कहें कि थोड़ा सा और अपनी मेहनत में कमी कहें कि 99 क्वेश्चन पर आयोग के द्वारा जो निर्धारित की गई आंसर की उसमें 99 क्वेश्चन पर ही विराम लग गया, जबकि 101 पे फाइनल सिलेक्शन लोगों का हुआ। और इस यात्रा में तो अनेकों विराम लगे। कहने का मतलब है कि जब मैं हाई स्कूल में था तभी अपनी स्थिति मतलब पढ़ाई स्थगित नहीं करना, उसके लिए जो कुछ भी करना उसके लिए हमने 2004 में जब हाई स्कूल में थे तो चूँकि हाई स्कूल में मार्च में एग्जाम हो जाता था तो उसके बाद फिर एडमिशन और नया सत्र आप मान करके चलिए, चूँकि सरकार हमारे यहाँ झंडा से झंडा क्लास चलता था, मतलब 26 जनवरी से 15 अगस्त से शुरू होता था और 26 जनवरी तक जा कर के लगभग शिक्षण कार्य स्थगित हो जाते थे। तो उस बीच में हम क्या करते थे कि जो गांव के कुछ लोग बाहर कमाया नहीं जाया करते थे उनके साथ निकल जाया करते थे और कुछ अर्निंग हो जाया करती थी। इस प्रकार लगभग दिल्ली में हमने 1.5 साल पीओपी का कार्य किया। ये सब बताने की चीज़ नहीं, लेकिन अपनों के बीच में कुछ छिपाना भी अच्छी बात नहीं है। मतलब उसके बाद इंटर के बाद ये हुआ कि एक बार फिर दिक्कत आई तो फिर हम मुंबई चले गए, वहाँ कारपेंटर का काम करना शुरू किए शोरूम में। फिर वहाँ से वापस मतलब ये रहता था कि जैसे टाइम मिलता तुरंत बाहर भागो और जैसे ही इधर अपना कार्यक्रम चालू तुरंत वापस हो जाओ। हमेशा दिमाग में चलता था कि नहीं यार मंजिल तक तो पहुँचना ही, चाहे जैसे ही पहुँचेंगे।
फिर उसके बाद जब इधर विद्यालय से खर्च वर्च चलने लगा, सब मिला जुला करके सब कुछ ठीक रहा। और चूंकि हमने बच्चन जी की एक कविता पढ़े थे जिस पर दो चट्टानें उनकी रचना है, जिस पर उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, उसमें जो है पथ की पहचान है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जुबानी, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ए निशानी मूक हो कर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, इस अनोखी सीख का आज तू सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कहने का मतलब यह है कि जिस रास्ते पर आप चल दिए विराम का ही नाम उसमें ना हो, यदि विराम लग गया तो आपका चलना अधूरा है। कहने का मतलब उस समय का कोई वैल्यूएशन नहीं रह जाता है, और हमेशा अपने सपने को जगा करके रखना चाहिए। और जब तक आप स्वप्न नहीं देखेंगे, जब तक आप लक्ष्य नहीं निश्चित करेंगे, तब तक आप की मंजिल कोसों आपसे दूर रहेगी, तब तक आप मंजिल को प्राप्त ही नहीं कर सकते। एक प्रकार से आप इस प्रकार से कह सकते हैं। और अपना यही सब संघर्ष रहा, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। संस्थान में आप प्रवेश की, जी पढ़ाई तो पहले से आपने किया था, जी। तो आपका टेस्ट की शुरुआत ऑफलाइन में कितने प्रश्नों से हुई थी जब आप 2016 के विज्ञापन में? उसमें हमने 81 क्वेश्चन पहले टेस्ट में किया था सर जी। जी और आपने उस कोर्स को पूरा नहीं किया, उसके बाद आपने परीक्षा दिया, जी जी। बहुत सारे आते हुए सवाल गलत हुए होंगे। मतलब आप ये मान करके चलिए सर, नॉर्मल चयन तो दो ही प्रकार से होता है, या तो हम नॉर्मल क्वेश्चन को अपने रोक ले जो हमारे समझ में आया, या तो हम कठिन क्वेश्चन को सही कर लें। दोनों बराबर पे रहते हैं। आसान तो चूंकि नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा हमारे आज तक भी अभी इसी एग्जाम में लगभग 14 क्वेश्चन गलत हुए थे, और लगभग सब बेसिक क्वेश्चन, ऐसा कोई नहीं था। प्रश्न ही गलत हो रहे जी हैं। अच्छा, जब आपने दूसरी बार पढ़ाई शुरू किया जी तो उस समय आपने पेपर तो बहुत कठिन आए थे, जी यहाँ जी पे आपने धैर्य का परिचय कैसे दिया? जी। जब हमने देखा कि पेपर बहुत टफ आया है, तो चूंकि भगदड़ का माहौल तो था ही वहाँ परीक्षा कक्ष में, लेकिन उसके बाद भी जो इतना रिवीजन करके हम लोग गए थे कि लगभग उसमें आप मान करके चलिए सर जी कि हमको लगभग 72 क्वेश्चन आ रहे थे जो एकदम उसमें थे। और उसके बाद फिर अनुमान लगाना शुरू किया, जो दो विकल्प में फंसना शुरू किए, तो इस हिसाब से लगभग 84 क्वेश्चन हो गए। दोबारा आपने संस्थान में जब प्रवेश किया 2021 की बात देखिए, जी। तो आपके टेस्ट में कितना आया करते थे पूरे टेस्ट क्लास बीच में आप? टेस्ट में तो सर जी इधर लगभग हमको लगता है कि 110 प्लस हमेशा रहा करते थे। और जब पेपर बहुत हार्ड हो जाता था, जब सबकी दुर्दशा हो जाती थी, उसी में हमारी भी दुर्दशा हो जाया करती थी। लेकिन ये प्रयास रहता था कि टॉप 20 में जरूर रहें। मतलब आपको एक सीख मिली कि जी रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। हाँ सर, दोबारा एडमिशन लेने के बाद हमको ये लगता है कि हम एक दिन अब्सेंट हुए हैं, वो भी एक हमारे मित्र हैं वीरेंद्र बस्ती से, तो आ रहे थे, बरसात हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हरिओम जी आइए हम भी चलते हैं, और गए। उन्होंने कहा कि चाय पी लीजिए तब चलते हैं। फिर उन्होंने कहा यार अब तो बरसात हो रही है, अब क्या चलेंगे। वही एक क्लास उनके चक्कर में मिस हो गई थी, अन्यथा कोई क्लास मिस अपने जानकारी में नहीं है। आपको विश्वास होगा कि हम रोज जाएंगे तो इस बार हम जरूर सफल हो जाएंगे? जी सर, हमको ये पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि अब हमको खोखला बन करके वहाँ जाना है, और जब खोखले रहेंगे तभी कुछ इसमें समा पाएगा, अन्यथा। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी आपसे ज्यादा लोग प्रश्न करते रहे होंगे टेस्ट में, जी 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 जी। उसमें कौन सी कमी आपकी खल रही थी, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं उतना अच्छा? सर हमको ये लगा कि जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनकी उपेक्षा हम करते हैं, और हमेशा टफ की तरफ ध्यान देते हैं कि यही पढ़ेंगे तभी हमारा चयन होगा। ये तो हमको आता ही, और इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसका रिवीजन नहीं हो पाता था, और वो गलतियां लगभग होती रहीं। तो इस बार आपने उस पर सुधारा जो? हाँ, प्रयास किए कि मतलब ये गलती ना होने पाए, फिर भी हद तक मतलब उसमें कामयाब हुए, पूर्ण रूप से नहीं हो पाए। मतलब आपने तो 2 बार परीक्षाएं दिया जो है, जी कंप्यूटर रहे हैं, पढ़ने जी में बहुत अच्छे रहे। जी विद्यालय में इतना अच्छा रैंक लाना प्रवेश परीक्षा में छोटी बात नहीं है। जी लोग दूर दराज से लोग आते हैं, छट जाते हैं। जी तो आपको ये सीख मिला कि जो है अगर नए लोग कोई परीक्षा तैयारी करें तो जी आपने तो संघर्ष किया और जी एक भर्ती आपके हाथ से निकल गई। जी अभी आपने एक लोग का जो जिला जौनपुर से हैं, जी अभी मैंने परिचय कराया था कुछ सप्ताह पहले, जी उन्होंने बताया पहली बार ही सफल हुए, उनका विषय भी नहीं था। जी जी नए लोग कैसे तैयारी करें? क्या आप ये मेहनत आपने जो दो बार किया,
कि जो रणनीति आपने लास्ट में अपनाया या कोई भी इस तरह तरीका अपनाया, कोई भी पहली बार सफल हो सकता है? पहला काम सर जी, सफल होने के लिए रेगुलरिटी और पंचुअलिटी, और दूसरी चीज़ है आत्मविश्वास का होना नितांत आवश्यक है। और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा व्यक्ति के लिए घातक होता है। वो खोखला बन करके आए और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित रखे। और कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक पढ़ाया जाए, जैसे कहने का मतलब जो भी हमारा पहला काम तो सिलेबस तैयार करें। सिलेबस हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन पेपर को देखें, क्वेश्चन पेपर में प्रश्न की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है। और उसके बाद ये देखें कि इसमें मतलब किस बिंदु पर हम मजबूत हैं और हमारी कमजोरी क्या है। जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उससे पता चल जाता है कि हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या हमारी पहुँच से परे है। फिर अपने उन कमियों को ध्यान देते हुए और उस विषय पर विशेष रूप से बल दे, क्योंकि जो आ रहा हो तो सही होगा ही, जो नहीं आ रहा उसको हम कैसे सही करें उसके विषय में वो चिंतन करें। और जहाँ तक रही कि कंपटीशन की शुरुआत कैसे करें, कभी भी कहने का मतलब ये है कि जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उनको देख करके बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दौर में पहुँचने के लिए उनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई वो आपको जानकारी नहीं है। वो जहाँ पहुँचे आप केवल उनको देख रहे हैं। ये हो सकता है कि आप जहाँ से यात्रा शुरू किया वो उससे उनसे बेस्ट हो। तो समय का इंतजार करिए, आप उनसे बेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। केवल मतलब अपने संघर्ष को विराम मत दीजिए। जैसा बहुत सारे प्रतियोगी आप जैसे लोग इस बार भी अच्छी तैयारी की थी, जी 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 तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कौन सा तरीका अपनाए? निराश भी हो गए होंगे जी क्योंकि वो जिस तरह आपके भी अंदर निराशा आई होगी, क्योंकि जी आपके बहुत सारे मित्र लोग सफल हो गए। जी तो आप एक दिन कहा भी रहे थे कि मैं जिस बेंच पे बैठा करता था मेरे बगल से 2-3 लोग सिलेक्शन हो गए, मैं चूक जी गया उसमें। जी तो शायद वो लास्ट तक रेगुलर क्लास में रहे होंगे, जी यही जी कारण हो सकता है। जी तो जो नए लोग ऐसे नकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं बार बार, उनको तो आपके साथ भी ये चीज़ आया हो, जी जी तो जी उनके कोई रास्ते बताइए जो वो लोग भी ऐसा पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ाई कर सकें। देखिए, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। देखो, समझो, सोचो और उस पर विचार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई उसको समझो। और कहने का मतलब ये कि जो हमारे अंदर कमियां रह गई हैं उस पर चिंतन को, कभी भी अपने कमियों को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तक उसको हम छिपाएंगे तब तक वो कमी की कमी बनी रहेगी। और जब हम उसका निदान ढूंढ लेंगे, उसकी चर्चाएं परिचर्चाएं करना शुरू कर देंगे, आपस में ग्रुप में समझना शुरू कर देंगे, तो हमको पहले तो लगता है हम पूछेंगे तो बेइज्जती होगी हमारी कि हमको नहीं आता है, देखिए इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमारे विषय में लोग क्या चिंतन करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी वीक पॉइंट होती है। जहाँ तक हमारा मानना है कि जो भी हमारे अंदर कमी है उसको हमको अपने ग्रुप में खुल करके चर्चा करनी चाहिए, अपने मार्गदर्शक से खुल करके चर्चा करनी चाहिए। मतलब हर प्रकार से हमारे अंदर कुछ तो कमी जरूर है जिसके कारण हमारा चयन रुका है, ये तो 100% श्योर है। और वो अपने से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं जानता, जो असफल हुआ है या जो उसका भुक्तभोगी है उससे बेस्ट कोई नहीं जानता है। क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को सुपर दिखाने का प्रयास करते हैं, उसी चक्कर में वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, जहाँ तक हमारा विचार है। क्योंकि मैं इसका परिणाम झेल चुका हूँ और उसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रहा, नहीं तो शायद 1 साल पहले सर्विस करना शुरू कर दिया होता। और यही सब है, जहाँ तक हमारा मानना है कि उनको अपनी कमी को देखें और हद तक उसका निदान ढूंढें, मतलब उसको छिपाने का प्रयास ना करें। आपके परिवार में पहली नौकरी से पहले भी लोग कर रहे हैं? नहीं, हमारा जो व्यक्तिगत परिवार है, जहाँ तक पिताजी के अपने भाइयों में ये पहली नौकरी। बाकी जहाँ तक कुनबे की बात है, जैसे पिताजी 4 भाई हैं, तो बड़े पिताजी के सब लड़के मतलब बिजनेस में हैं। उसके बाद दूसरे पिताजी जो हैं उनके जो मझले लड़के हैं, जो वो भी हिंदी से JRF हैं, वो यहाँ फैज़ाबाद में जूनियर में हेडमास्टर हैं, 2004 में उनका चयन हुआ था। उसके बाद हमारे पिताजी हैं, उनसे हम 4 लोग हैं, सबसे बड़े हम हैं, उसमें हम ही चयन हुए हैं। उसके बाद हमसे जो छोटे पिताजी से छोटे हैं वो श्री राम सूरत यादव जी हैं, उनके 3 लड़के हैं, उन लोगों का तीनों का चयन हुआ है। जो बड़े लड़के हैं वो गोंडा में हिंदी से ही TGT हैं, और उनकी वाइफ जो हैं डाइट प्रवक्ता हैं श्रावस्ती इंटर कॉलेज, श्रावस्ती डाइट पे। उसके बाद दूसरे जो हैं वो चकबंदी लेखपाल हैं। तीसरे जो हैं वो क्या नाम है, ग्राम विकास अधिकारी हुए हैं। तो कहने का मतलब इसका तो परिवार का एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा फीलिंग होती है जब लोग ज़्यादा चयन हो जाते हैं। जहाँ तक मुझे लगा कि अगर पंक्ति में खड़ा होना है तो भाई बराबरी तो होनी चाहिए, तभी तो वहाँ लग पाएंगे, अन्यथा तो आप हमेशा छठे ही महसूस करेंगे। तो और हरिओम जी कुछ बात बता सकते हैं सफल होने के लिए? सफल होने के लिए मैं सभी परीक्षार्थियों से
और कंपटीटरों से मेरा अनुरोध है कि पहला काम तो यह है कि आप सभी लोग धैर्य के साथ अपना लक्ष्य निश्चित करिए, पहले हमको कहाँ पहुँचना है। जैसे अगर आपको टीजीटी पीजीटी पढ़ना, पहले तो आज निश्चित करिए हमको बनना क्या है, और जो बनना है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को पूर्ण धैर्य के साथ उसका अध्ययन करिए। फिर हमारे अंदर कमी क्या है, उस कमी का निवारण कहाँ हो सकता है। चूँकि आजकल डॉक्टरों की कमी नहीं है, इतने डॉक्टर बैठे हैं कि बीमारी ना होते हुए भी बीमार कर देते हैं। तो उसके लिए उपयुक्त डॉक्टर का चयन करिए, और उसके बाद जो भी मार्गदर्शन मिले, कहने का मतलब आप ये मान कर चलिए खोखले बन करके जब आप शुरू करेंगे तभी आप कुछ बन सकते हैं। और जब तक कॉन्फिडेंस रहेगा, दिमाग में जो खुरापात है जब तक उसका निस्तारण नहीं कर लेंगे, उसको अपने दिमाग से हटा नहीं लेंगे, तब तक उसमें कोई अच्छी चीज़ आने वाली नहीं है। क्योंकि बुरी चीज़ें बड़े आसानी के साथ समाहित हो जाती हैं, और अच्छी चीज़ बहुत प्रयास करने के बाद कहीं 2-4 कदम व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो लोग हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए, चूँकि निरंतर परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसको शेयर करना उचित नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और यहाँ एकदम परिवार जैसा ही माहौल है, और यहाँ पर आप मान कर चलिए देखने में आपको भले लगेगा कि ये ऐसे हैं पहनने ओढ़ने उठने बैठने से, लेकिन उनमें भी जब आप उनके सानिध्य में बैठेंगे तो आपको जब वास्तव में एक दूसरे से दिललगी हो जाएगी, कहने वाला मित्रता हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि जिसको हम देख रहे हैं ऐसा वैसा है और वास्तव में विषय में कैसा है। हमारे एक मित्र थे आशीष वर्मा जी, आप उनको देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि पूर्ण रूप से गंवार लड़का है, हाव भाव चाल चलन, और जब आप उनसे बात करना चलेंगे वो हिंदी से जीआरएफ हैं, और ऐसे ऐसे तमाम विभूतियाँ हमारे साथ में रही हैं। और लगभग 30 लोगों का हम लोगों का ग्रुप रहा। ग्रुप तो यहाँ कहने का मतलब जहाँ तक कि बैच की बात है तो बैच तो काफ़ी लंबा था, लेकिन जो अपना व्यक्तिगत ग्रुप था लगभग 30 लोगों का था, और उन 30 लोगों में से 28 का चयन हुआ। और मतलब हमारे ग्रुप से मित्र मंडली से केवल 2 लोग रह गए, एक परमात्मा मिश्रा जी और एक जो हैं वर्मा जी हैं, क्या नाम उनका है, बस्ती के ही है, हाँ नरेंद्र वर्मा जी हैं, उनका चयन नहीं हो पाया। उनका भी दुर्भाग्य से नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन उनके भी 78 हैं, वो कैसे नहीं हो पाया उसको हम नहीं बता सकते हैं, क्या कमी रह गई उसमें, लेकिन कट ऑफ के अंदर हैं वो। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सबका लेवल एक जैसा था, लेकिन सभी जनरल में हुए हैं, चाहे ओबीसी का कैंडिडेट रहा हो, चाहे वो एससी का कैंडिडेट रहा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी लोग जनरल सीट पर ही चयनित हुए हैं। और उसमें क्या होता है कि ग्रुप में जो हमें क्या आता है, उनको क्या आता है, हम से वो बेस्ट जा रहे हैं, हम क्या करें उनसे बेस्ट हो जाए, इसका जो कंपटीशन होता है यह हमको लगता है कि काफ़ी हद तक सफलता में कारगर होता है। और यह चीज़ घर बैठ करके या अकेले में बैठ करके नहीं पाया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप ये मान करके चलिए कि आपको एक समूह की ज़रूरत होती है। सब कुछ जानने के बाद भी, अगर आप सब कुछ जान रहे हैं उसके बाद भी निखरने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक समूह की ज़रूरत होती है, और उस समूह वह स्वस्थ हो, इसके लिए हमें जहाँ तक उम्मीद है कि अपना ये निरंतर परिवार सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर किसी मतलब दम्भ नाम की चीज़ नहीं है। पहला काम यह है कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप अपने जैसे पिताजी से बात करते हैं, वो पिता मान करके आप अपने यदि गुरु से ऐसा लगाव रखते हैं, तो हमको तो नहीं लगा कि मतलब आपको अपना परिवार नहीं, मतलब परिवार जैसा माहौल नहीं महसूस होगा। और कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारी आई हैं और हमने शेयर भी किया है, उसका निस्तारण भी हुआ है। तो व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति कुछ भी होती है, और अगर वो बढ़ना चाहता है तो अगर इकोनॉमिकल स्थिति में भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सहयोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में मिलता है, सहारा मिलता है, चलना तो स्वयं ही पड़ेगा। तो समस्त प्रतियोगियों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग जो सफल हुए हैं वो मार्गदर्शन का काम करें, जो असफल हुए हैं वो पुनः नई ऊर्जा के साथ आगामी भर्ती के लिए समर्पित हो जाएं। और ये पूर्ण विश्वास है कि अगला कल तो उनका ही होगा, केवल रास्ते से भटके ना। सफलता और असफलता में केवल एक अक्षर का अंतर है, और जिस दिन उसको मिटाने में हम सफल हो जाएंगे वही दिन हमारा सबसे उत्तम दिन होगा, और उसी दिन के हम उगते हुए सूर्य भी होंगे। और लोगों के जितने भी कमेंट है उसको बंद करने के लिए मात्र एक ही रास्ता है कि हम अपने संघर्ष को और
बढ़ा दें अपनी निरंतरता को और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों में हो, तो अपने आप सभी लोग शांत हो जाएंगे। बाकी हम लोगों को परिचय देते रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। धन्यवाद। तो इस तरह आप सभी लोगों ने हरिओम कुमार यादव जी, जो पिता श्री राम दुलार यादव जी की, जो जिला अम्बेडकर नगर से उनकी बातें आपने सुना, और ये बात सुनकर आपको एक निष्कर्ष निकाले होंगे कि एक कॉम्पिटिटर भी बहुत अच्छे भी कभी कभी गलतियां हम लोग करके सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो आपके बातों से ऐसा लगा कि एक सफल होने के लिए हम लोग को पहली बात तो अहंकारी नहीं होना चाहिए, और अगर हमारी तैयारी अच्छी है तब भी उसको बहुत ज़्यादा हमेशा सोचिए कि हमारे अंदर कमी है। हमारी वो कमी कौन सी है, उस कमी को हमको खुद अपनी खोजना है, दूसरे की नहीं। तो हरिओम कुमार जी का कहना ये है कि अगर हम लोग सही रणनीति जो लक्ष्य निश्चित करें, उसका पाठ्यक्रम देखें, और उसके बाद अपनी कमियों को खोजें कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमको परीक्षा में हम बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे तो शायद कोई भी प्रतियोगी जो अच्छे से लगा हुआ है, सिलेक्शन संभव है और 100% संभव है। तो हरिओम कुमार जी ने कष्ट तो हुआ ही होगा कि सभी मित्रों का सिलेक्शन हो गया और आप छट गए 2016 के विज्ञापन में, लेकिन दोबारा जब आप लगे उस कोविड के दौरान, तो सारे रणनीति का अपनाए, आप सारे तरीकों को अपनाए कि पढ़ाई में निरंतरता रखे, टेस्ट में निरंतरता रखे, संस्थान में रेगुलर बैठने पे भी निरंतरता आप रखे, और पूरे उत्तर प्रदेश में 567वीं रैंक लाना, और ये छोटी बात भी नहीं है, जिसमें 84 प्रश्न आपने किया था, बहुत ही कठिन प्रश्न थे जो है। उसके बावजूद आपने बताया कि तब भी हमारे आते हुए सवाल बहुत सारे गलत हो गए। तो इस तरह आपने सिलेक्शन पाया और आप बीए, एमएड, एमए, उसके बाद आपने बीएड किया, फिर नेट भी हुए, जेआरएफ भी हुए, उसके बावजूद फिर आपका टीजीटी में चयन हुआ, और आते हुए सवाल एक भर्ती में गलत हो गए। तो आप ऐसे भी लोग का परिचय आप जान रहे हैं, कभी इसको अन्यथा मत लीजिए आप लोग। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, बहुत सारे ऐसे निराश प्रतियोगी होंगे, चाहे महिला वर्ग में होंगे चाहे पुरुष वर्ग में होंगे, उनकी निराशा आई होगी कि अब हम मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पहली बार गलतियां कर चुके दोबारा भी सफल हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी हैं जो पहली बार सफल हुए हैं। तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम निरंतर पढ़ते रहेंगे और अपनी कमियों को खोजते रहेंगे तो हमें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।